अगर बदलाव होता है सन 22 में, तो कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी बेरोजगार को लेकर? और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम निश्चित ही युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार देने का काम करेंगे। कमजोर है कांग्रेस कहीं ना कहीं? देखिए, आपको लगता है कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है? 22 में सरकार कांग्रेस आती है, कौन सीएम चेहरा होगा और मतलब आप भी रण में उतरने के लिए तैयार हैं? विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन यहाँ का जो है सीएम का चेहरा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2022 साल है चुनावों का और हर पार्टी जद्दोजहद में है, मजबूती से मैदान में उतरने को तैयार है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आरिंदर शर्मा जुड़ेंगे और वो बताएंगे 2022 की तैयारियां किस तरह से कांग्रेस कर रही है। आरिंदर शर्मा वो नाम है जिन्हें एक विजनरी नेताओं में मानते हैं और माना जाता है और उत्तराखंड के डेवलपमेंट में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए जानते हैं 2022 का रण किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है। और आरिंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिंदर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी। जी नमस्कार सर, क्योंकि साल भर रह गया जी, तैयारियां किस तरह की हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। गैरसैंण में भी देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है जी। कांग्रेस लगातार जो जनमुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठा रही है, और चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, महिलाओं का हो, युवा बेरोजगारों का हो या ओपनल कर्मचारियों का हो, और अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी उत्तराखंड की जनभावनाओं से जुड़ी हुई हैं। उन सबको हमारे जो विधायकगण हैं वो बहुत अच्छे से उठा रहे हैं और निश्चित ही 2022 में परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, क्योंकि सन अगले साल जो 22 में इलेक्शन है उनकी बात करें तो पहली आपकी लड़ाई भाजपा से थी, अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी को किस तरह मानते हैं? देखिए, पहले भी कई पार्टियां आती रही हैं तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। हमारी सीधी जो लड़ाई होगी या जो भी हमारा वो मुकाबला है वो बीजेपी से ही है। हमने दिल्ली का चुनाव देखा, 70 सीटें वहाँ थी, 70 सीटें यहाँ हैं। और दिल्ली के चुनाव में भी ये हुआ कि कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गई और आम आदमी पार्टी, जिसे तीसरा मोर्चा या जिसे गिनती में नहीं गिना जा रहा था, वो मोर्चा मार गई। तो क्या ऐसा उत्तराखंड में भी संभव है? देखिए, हर एक प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ होती हैं और हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बड़ी चुनौती होगी आप पार्टी। क्योंकि हाल ही में दिनेश मोहनिया जी जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा भाजपा से और कांग्रेस से कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं, संपर्क में हैं, और जो उनका कहना है कि हम भी बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। अब देखिए, आप भी आइए, उसके पीछे हम आ गई है, तो अनेक ऐसी पार्टियाँ आएंगी और ये तो हर कोई कहता है कि यहाँ से आने वाले हैं, वहाँ से आने वाले हैं, लेकिन वहाँ से कितने आने वाले हैं इसकी बड़ी आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा कि उनकी पार्टी के कितने लोग कांग्रेस में आने वाले हैं। अच्छा सर, ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस अभी भी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, एकजुट नहीं है और चुनाव पास है। तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को 2022 में नहीं होगा? नहीं, देखिए, आपको लगता है कि कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो रही है, तो इससे लगता है कि जब कांग्रेस में थोड़े बहुत ये आवाज़ आपको लगता है, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा सशक्त है, जिससे और लगता है कि हमारा संगठन बहुत अच्छा मजबूत है और निश्चित ही सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, किसानों का मुद्दा बड़ा ज़ोरों पर है और किसानों के मुद्दे को लेकर हमने कई सवाल करे राजनेताओं से। आप क्या मानते हैं, क्या किसानों की मांग जायज़ है या उन्हें नहीं सुना जा रहा या उन्हें साइडलाइन कर दिया गया? किसानों के मुद्दे पर आप कुछ बात रखना चाहें? देखिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कोई भी बात कहने का अपना एक तरीका है और हम लोकतंत्र तरीके से अपनी बात को सरकार को कह सकते हैं। जब किसान ये कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून हमारे फ़ायदे के नहीं हैं, तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और अगर उनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो आपको जब वोट दिया था तो आपने कहा था हम सबकी बात सुनेंगे। आप उनकी तो बात सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसान इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो उसको मान लीजिए कि उनको रद्द कर दीजिए। यही हमारी मांग है कि किसानों की मांग है और वो जायज़ है। ऐसा लगता है कि पूरे जो विश्व में है, एक तो 3 कंपनियां हैं, अगर आपने नाम सुना हो, कारगिल हो और एक एडम हो और एक मॉन्सेंटो हो, तो कई जो इसमें देखेंगे इन्होंने हज़ारों एकड़ इस तरीके से अमेरिका में भी कई प्रदर्शन किया गया था 1990 में, लेकिन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद वहाँ लोगों की बड़े बड़े फार्मर्स हो गए और सब्सिडी आज भी उस देश में सबसे ज़्यादा किसानों को दी जाती है। तो हम कहते हैं हमारे में 85% छोटे किसान हैं
और जो अपने जो है वो एमएसपी उनको एक गारंटी होती है, उससे सुरक्षा परिवार की गारंटी होती है। और अभी नहीं लगता कि जो कानून है वो उनके हित में है और ये एक साजिश है, पूरे कोई न कोई किसानों के खिलाफ गहरी साजिश है और किसान अपनी ज़मीन के लिए कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम हर किसान और हर खेत को बचाएंगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और देश में भी बढ़ रही है और बीजेपी का कहना है कि हमने इतने इतने रोजगार दिए, करोड़ों रोजगार दिए। तो क्या कांग्रेस, अगर बदलाव होता है सन 22 में, तो कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी बेरोजगार को लेकर? देखिए, पूरा भारत जो है युवा देश है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर जनसंख्या युवाओं की तो वो हमारे देश में है। और जब आप सत्ता में आए थे तो आपने एक वायदा किया था कि हम युवा बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और आज जो है सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो हमारा युवा परेशान है, उसके लिए कोई नौकरी नहीं है कि एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। और चाहे वो केरल हो, कन्याकुमारी हो, जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसा भाग नहीं है कि जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे युवा रोजगार बैठे हैं। उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा हमारे दिशाहीन हो जाएंगे तो जो शक्ति उनकी इस देश की समृद्ध बनाने में और उसको अच्छा बनाने में लगनी चाहिए वो किसी गलत दिशा में चली जाएगी। तो आज हमारे प्रदेश में 8 लाख से भी अधिक पंजीकृत हैं बेरोजगार और गैर पंजीकृत कितने होंगे? तो एक छोटी सी संख्या का जो राज्य है हमारा, तो उसमें इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। 23% से भी ज़्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में। तो हम समझते हैं कि ये सरकार जो है रोजगार देने में नाकाम हुई है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम निश्चित ही युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार देने का काम करेंगे। आप उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, अब युवाओं को भी जोड़ने का आपको मौका मिला है, तो किस तरह से युवाओं को कांग्रेस से जोड़ेंगे? देखिए, मेरा पहले भी जब एक बार साक्षात्कार हुआ था तो मैंने पहले भी ये कहा है कि हम 20 साल के लिए कोई युवाओं के लिए नीति बनाएंगे जिससे कि हर एक व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। हमारे जो युवा हैं वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, हर जो है माता पिता अपने बच्चे को अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन आज देश को अच्छे उद्यमी भी चाहिए, अच्छे कलाकार भी चाहिए, अच्छे पेंटर भी चाहिए, अच्छे आर्किटेक्टर भी चाहिए, अच्छे जो है वो हर क्षेत्र में खिलाड़ी भी चाहिए। तो जो उनकी प्रतिभा है उसको देख के हम एक ऐसी नीति बनाएंगे कि उसके प्लेटफॉर्म अच्छे से अच्छा दे सकें और जिससे उसकी प्रतिभा का पूरा लाभ हमारे प्रदेश को और भारत को मिल सके। वर्तमान में सर देखा गया, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी सेंट्रल में, तो क्रूड ऑयल प्रति बैरल 200 रुपये पार कर जाता था, 80 रुपये तब रेट हुआ करता था। आज 40 रुपये इंटरनेशनल कीमत है, उसके बाद भी 90 रुपये पेट्रोल है और सिलेंडर की कीमतें बहुत बढ़ गई। पर जो विरोध का तरीका बीजेपी का था, उस तरह से कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतर पा रही और उनकी नीतियों का विरोध नहीं कर पा रही? कमज़ोर है कांग्रेस कहीं ना कहीं? देखिए, आपको लगता है कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है और लगातार अपनी आवाज़ को बहुत तेज़ी से उठा रही है, बुलंद कर रही है। लेकिन ये नज़रिया हो सकता है कि आप अखबारों में नहीं छपता हो, लगातार सड़कों पर है। पहले हम लोकतांत्रिक तरीके से कहने की हमारा एक जो बात है वही रखते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। संसद से लेके विधानसभाओं में हमारे जहाँ जहाँ पर है हम उसको अच्छी तरीके से रख रहे हैं। लेकिन ये सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। लगातार आप जनमानस, जब भी परिवर्तन होगा आप फोटो पड़े जाएंगे जहाँ जहाँ जिस राज्यों में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जनता कितनी परेशान है इस महंगाई से और रसोई गैस के बढ़ने से। आपने डी रेगुलेट तो कर दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब बाजार प्रति बैरल ज़्यादा होता है तब तो आप बढ़ा देते हैं दाम, जब कम होता है तो आपको यहाँ पर भी कम करना चाहिए। पूरे कई एशिया के और भी कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ हमसे भी ज़्यादा जो है वो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम कम है, लेकिन हमारे जो भारत है वहाँ पर कम नहीं है। 33% से भी ज़्यादा जो है वो इससे कलेक्शन हो रहा है। 21 लाख करोड़ रुपया करीब आपने अब तक जो है अपना खजाना भरा। लेकिन आप कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और कृषि उद्योग और अनेक धंधों पर उस पैसे को खर्च किया है। लेकिन आज भी जब हम रोड पर चलते हैं तो अनेक तरीके के रोड हैं। आज गरीब जनता पर इनडायरेक्ट
टैक्सेस थोपे जा रहे हैं। आज बीड़ी वाला जो ठेला लगाता है उसके पास भी अनेक ऐसे कर हैं जो कि कर के रूप में देता है, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। अभी कोरोना की महामारी थी, उसमें आप देखेंगे, आपने कहा हमने 85% जनता को राशन दिया, तो इसका मतलब जो है जनता और गरीब हो गई। और 19 करोड़ लोग आज भी, ये आंकड़े हैं कि आज भी भूखे पेट सोते हैं, और जबकि हमारा देश जो है वो आप कहते हैं कि खाद्यान्नों से भरा पड़ा है, भंडारण भरे पड़े हैं। तो ये एक चिंताजनक हालत है, और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ख़राब हैं हमारे उसमें, राज्य में भी और देश में भी, जिन पर काफ़ी सुधार होना चाहिए। शिक्षा का स्तर भी जिस तरीके से होना चाहिए उसमें भी अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो और काफ़ी लोगों से चर्चा कर रहा था, क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू लेना था, तो काफ़ी लोगों ने ये बताया कि आप एक विजनरी नेता हैं और आप परछाई रहे एनडी तिवारी साहब की। तो लोगों ने मेरे को बताया कि चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, मॉल हों, तो उत्तराखंड के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान आपका था। तो आगे अगर 22 में सरकार कांग्रेस आती है, कौन सीएम चेहरा होगा, और मतलब आप भी रण में उतरने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं, और जो सामूहिक नेतृत्व में हमारा पूरा चुनाव होगा, केंद्रीय जो हमारा हाईकमान है, विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन यहाँ का जो है सीएम का चेहरा होगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सर, देखने को मिलता है कि कांग्रेस के 2 या 3 गुटियाँ हैं, क्योंकि ऐसा देखने को मिला कि हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी एक गुट, जो लोगों का कहना है कि देखा और अखबार के माध्यमों से लगातार बात आती है, हमारे चैनल के माध्यम से इन बातों को दूर करें, क्योंकि मैंने ये सवाल हरीश रावत जी से भी करा था। देखिए, गुट कोई भी ऐसा गुट नहीं है, लेकिन हर गुट कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहा है, और जो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहा है वो सच्चा कांग्रेसी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस रूप में कर रहा है, और कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, और हाईकमान के निर्देशों के अनुसार ही सब लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और सर, क्योंकि युवा भी देख रहे हैं जी, आपको, हमारे चैनल के माध्यम से लोग भी सुन रहे हैं, तो कोई मतलब कोई एजेंडा, कोई ऐसा एजेंडा 22 में जो आप ला रहे हैं, या उस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इस तरह की बात जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास होता रहेगा। हमारी युवा पीढ़ी जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, जो हमारे पूर्वजों ने जो भारत है उसको संस्कृति और उसको सजो के रखें, आगे हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर दी है उसको आगे ले जाएं, और एक अपने पूर्ण जीवन के लिए केवल पैसा ही माध्यम नहीं, पैसा भी एक माध्यम आज के दौर में है, लेकिन इन मूल्यों के साथ अपने जो वो है सामाजिक मूल्य और संस्कृति, उसको ना भूलें हमारे युवा वर्ग। सर, वर्तमान में जो सरकार है भाजपा की, अगर मैं अंकों की बात करूं तो 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप सरकार को? आप देखिए, विपक्ष के रूप में कहेंगे तो आप, मैं कहूँगा अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको अंक देने की स्थिति में मेरा कोई आकलन हो। ये तो कोई विशेषज्ञ ही दे सकता है कि उसको आकलन का नंबर देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार जो है वो पूरी तरह विफल है, और ना हमारी महिलाओं, माताओं और जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए भी कोई ऐसी योजनाएं लाई है, युवाओं के लिए कोई रोजगार के साधन नहीं लाई है, महिलाओं के लिए कोई कुटीर उद्योग की योजना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था, स्वास्थ्य की सेवाओं से लेकर सड़कों के मार्ग जो हैं वो बहुत बुरी हालत में है। आपने कहा कि हम 843 जो सड़कें हैं उनका जो है हम निर्माण करेंगे, और पुनर्निर्माण करेंगे 743 जो गांव से जोड़ेंगे, लेकिन लगता है कि आज भी कई गांव ऐसा है कि आज़ादी के समय से जो है आज भी जो है वो सड़क विहीन है। पलायन बहुत तेज़ी से हुआ, आपने पलायन योजना बनाई, लेकिन उनके लिए कोई ठोस योजना आपके पास अभी तक नहीं है, और ये केवल चुनावी वर्ष है तो अनेक ऐसी घोषणाएं आपने कर दी, लेकिन वहाँ पर आप जाके देखेंगे गरीब जनता और गरीब हो रही है। मतलब वर्तमान में जो सरकार है, आपका कहना है वो पूरी तरह विफल रही, कोई भी ऐसी चीज़ जो उत्तराखंड को फ़ायदा दे इस सरकार नहीं कर पाई। देखिए, प्रति व्यक्ति जो हमारी औसत आय है आज जो है वो और प्रदेशों के मुकाबले कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे गांव-गांव में
जो है कई ऐसे कोई नया शहर नहीं, बस आपने कहा था हम स्मार्ट सिटी की हालत देखेंगे। आज सड़कों का बुरा हाल है, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आज 49वां जो है 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की आबादी के जो शहर चयन हुआ है, आपने कहा है, लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में ही बहुत शहर रहने लायक नहीं है। तो उनमें ऐसी क्या कमी है कि आप अभी तक पिछले कई वर्षों से उनका सुधार नहीं कर पाए, जबकि साउथ के जो है कई ऐसे शहर जो है वो हमसे आगे चले गए। तो हम को उन पे काम करना पड़ेगा। सर, देश ही नहीं पूरी दुनिया एकदम से लॉक हो गई, कोरोना की महामारी आई। उस महामारी में आप किस तरह से लोगों के साथ जुड़े और आपने किस तरह से साथ दिया? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी मौतें हुई, ना केवल उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी। आप किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करा? आप किस तरह से कोरोना काल में अपने लोगों का सहयोग करा? देखिए, जहाँ से भी हमको ये लगा कि वहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमने शीघ्र सुना उनकी बातों को और शीघ्र उनकी जो मदद हो सकती है उसको पहुंचाने का काम किया। मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर पूरे क्षेत्र में कि कहाँ उनको किस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ उनको उपलब्ध कराई, और जहाँ अस्पताल के लिए बात करनी हो या किसी की कोई राशन की व्यवस्था हो, इस तरीके से हमने कोरोना काल में सभी कांग्रेस जनों ने, नॉट मी, हर एक कांग्रेस जन ने अपने क्षेत्र में काम किया है। सर, ये दुर्भाग्य ही है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड को 20 साल हो गए और आज भी हम वो तस्वीरें देखते हैं कि पहाड़ों से लोग 4 लोग उठा के कंधों पे पेशेंट को माइग्रेट करा के शहर तक ला रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हूँ मैं। स्वास्थ्य सेवा की हालत आज 20 साल के बाद भी इतनी ख़राब है। और अभी मैंने मसूरी से ऊपर एक जगह पड़ती है जॉर्ज एवरेस्ट, मैंने यहाँ देखा वहाँ लोग पानी भरने मीलों पैदल चल के जाते हैं। बिजली की हालत खस्ता है, बिजली आज तक उन गाँवों में नहीं है। देखिए, आप जॉर्ज एवरेस्ट तो बहुत दूर हो गया, मेरे ही क्षेत्र में जो है भाऊवाला है, ठाकुरपुर है, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ लोग भगवान से भी ज़्यादा पानी को याद करते हैं। और आपने कहा कि जल जीवन मिशन के आपने वो की, लेकिन आपने अभी तक आपकी गवर्नमेंट को बने हुए भी दूसरे काल में भी 1 साल से भी अधिक हो गया, लेकिन आपने अभी इस विषय पर अच्छे से काम नहीं किया है। और मात्र जो है 8-9 महीने हमारे चुनाव में रह गए हैं। केवल घोषणा करने से आदमी की तकलीफ दूर नहीं होगी, ज़मीन पर आप क्या करेंगे वो एक कार्य होगा, अगर वास्तव में गरीब जनता का दुख दर्द दूर हो सके। पर इसमें 20 साल क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए, उसमें 10 साल कांग्रेस भी रही और भाजपा भी रही, पर स्थितियां आज भी वही हैं उन गाँव की। तो क्या हम समझे कि 22 में अगर बदलाव होता है तो जो ये कलंक है, पानी, बिजली, ये कलंक दूर होगा? देखिए, स्वास्थ्य हो, पेयजल की समस्या हो, हमारे किसानों की माइनर इरिगेशन की समस्या हो, उनके जो हमारे फल पट्टी वाले क्षेत्र हैं, या सैनिक हमारे परिवार ऊपर रहते हैं, उनके परिवारों की कोई योजना हो। देखिए, सरकारें कोई भी आए, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा जो है आधार जो है, मजबूत स्तंभ यहाँ पर जो है, वो कोई भी सरकार बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, ब्यूरोक्रेसी वहीं की वहीं रहेगी। तो हमको मिलकर सबको विकास के लिए काम करना पड़ेगा, प्रत्येक उत्तराखंड वासी को। और यहाँ बहुत सारे ऐसे, मैं एक और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। तो हम ये प्रतिज्ञा करें और ये अपने अंदर उत्साह ऊर्जा बनाए रखें कि हम उत्तराखंड के लिए प्रत्येक जो है व्यक्ति, 1 करोड़ 25 लाख के करीब यहाँ की जनसंख्या है, तो हम मिलकर उत्तराखंड के लिए सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे, तभी ये राज्य आगे बढ़ सकता। सर, कोई संदेश युवाओं को आप देना चाहें? युवा जो है वो, मैं यही संदेश है, निराश ना हो, आशा की किरण हमेशा जगाए रखें, अपनी उत्साह ऊर्जा बनाए रखें और खाली ना बैठें। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि घर से बाहर निकलो, मैदानों में निकलो, फुटबॉल के मैदान की तरह अपने गोल का लक्ष्य पूरा करो और लक्ष्य पूरा अवश्य होगा। हो सकता है देर हो, लेकिन आप एक इस सुनहरे भविष्य हैं और आप ये सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में आप पैदा हुए हैं। तो आप में एक अद्भुत शक्ति है और एक अलग तरीके का आप में जज्बा और उत्साह होना चाहिए। यही मेरा संदेश है कि जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें तो उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाएं। हम आशा करेंगे कि
आने वाला साल, चुनावी साल जो है, आपकी पार्टी अच्छा करे, आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरिंदर शर्मा, जिन्होंने 2022 में कांग्रेस को बताया कि मजबूती से मैदान में उतरेगी, और इन्होंने बेरोजगारी पे भी बोला, खुलकर अपनी बात रखी, और ये भी बताया कि कांग्रेस एकजुट होकर 22 का इलेक्शन लड़ेंगी। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।